हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है जेन स्ट्रीट की। तो वापसी आ रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। सेबी ने कहा है कि आपको 4843 करोड़ रुपीस डिपॉजिट कराने हैं और आप ट्रेडिंग को रिज्यूम कर सकते हो। बेसिकली ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाला जाएगा, मतलब एक ऐसे अकाउंट में डाला जाएगा जो एक तरह से नॉन ऑपरेशनल रहेगा। और अगर इनका कांड पकड़ा जाता है तो ये पैसे एज अ फाइन कट जाएगी, और अगर नहीं होगा, कुछ सब कुछ सही रहता है, तो ये पैसे वापसी निकाल सकते हैं। अभी रिसेंटली ही सेबी ने इनको बैन कर दिया था इंडियन मार्केट से, और कहीं ना कहीं मार्केट में मैं कहूंगा ग्रोथ रुकती हुई दिखाई दे रही थी पिछले कुछ टाइम से। सेबी का एलिगेशन ये था कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर गलत काम करते थे जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में, जहां पर इन्होंने मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिस करी है। कंपनी का कहना है कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, तो ये जर्नल हेजिंग प्रैक्टिस है, हमने तो उसी का यूज किया है। अब लेट्स सी ये डायरेक्शन कहां जाती है, बट कहीं ना कहीं भी वापसी आ रहे, तो डेरिवेटिव मार्केट में मेजर शेयर ये अपने पास में रख रहे थे, तो डेरिवेटिव मार्केट फिर से जिंदा होती हुई दिखाई देगी। बट यहाँ पे फिर वही सवाल निकल के आता है ना, अगर फाइन लगेगा भी तो एज अ ट्रेडर, ऑल दो मैं ट्रेडर नहीं हूं, बट एज अ ट्रेडर अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मेरे को एक तो ट्रेडर प्लेटफॉर्म को पैसे देने हैं, उसके बाद में मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ये दो चीजें तो देनी ही देनी है, तो सारा का सारा होगा, जीएसटी वीएसटी तो कटेगा ही। अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूं तो फिर मैं टैक्स दूंगा, मैं लॉस करता हूं तो ये पैसे जो कटे वो तो कट ही गए। अब अगर मैं लॉस करता हूं और वहां पर कुछ ट्रेडिंग प्रैक्टिस गलत चीज होती है, तो मार्केट रेगुलेटर उसको पकड़ता है, तो वो पैसा वापसी चला जाता है गवर्नमेंट के पास में एज अ फाइन। आपको लगता है वो पैसा फिर जहां से गया है उनको आज वापसी आना चाहिए? जस्ट ओपिनियन, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स में से भी हमको देखते हैं। रिसेंटली मैंने रेलवेज की बात करी थी कि वहां पे सीसीटीवी लगाना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही जल्दी अप्लाई कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चक्कर में किया, बट एक लॉजिकल चीज थी, किसी ने देखा होगा, किसी ने सोचा होगा और आगे डिस्कस किया होगा और इम्प्लीमेंट हो गया होगा। ऐसे अगर ऐसी चीज हो जाए तो भाई बहुत लोगों का भला हो जाएगा। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट ने कुकू एफएम वालों को बोला है कि भाई आप नए एपिसोड नहीं निकाल सकते उन सीरीज के जिसपे पॉकेट एफएम ने एलिगेशन डाला है कि भाई आपने कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करी है। और कमेंट सेक्शन में भी कल जब मैंने न्यूज कवर करी थी, तो कमेंट सेक्शन में भी किसी ने बताया कि भाई तभी मैं सोचूं उन दोनों कॉपी पेस्ट क्यों लग रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट राइट। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो पहले मुझे लगा था कि भाई सेम सेम इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि दोनों के दोनों चैट जीपीटी जनरेट कर रहे होंगे, चैट जीपीटी वही सेम स्टोरी टेलिंग करता है, इस चक्कर में सिमिलर लग रहा होगा लोगों को। बट ऐसा शायद नहीं है। ये तो बड़ा कंसर्न है भाई। मुझे याद है एक ऐप है प्रतिलिपि करके, वो बेचारे बिजनेस नहीं बना पा रहे, लॉस में जा रहे हैं और हालत बुरी है कंपनी की, और उनकी जो सीरीज है उसके ऊपर सीरियल्स बनते हैं, ठीक है, वो उस टाइप का ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी चीजें सुनने में आ रही है, सुन के अच्छा नहीं लगता। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद जानना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया भाई, लाइक का बटन दबा दो, और अगर नीचे कुछ हाइप वाइप कुछ आ रहा है, हाइप वाइप पे क्लिक करो, हमको हाइप करो। हाइप करने से हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे और हो सकता है हमारे और व्यूज बढ़ जाए। लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस। और जिनको हाइप आ रहा है नीचे कमेंट में भी कर देना कि भाई हाइप वाइप आ रहा है मेरे में। बाकी ओला इलेक्ट्रिक के 15% शेयर्स भागते हुए दिखाई दिए है। Q1 का उनका जैसे रिजल्ट आया ना भाई, लोग पगला गए, उछलने लग गए हैं। बट क्यों मुझे समझ में ही नहीं आता। मतलब ना ये जो उल्टी सीधे बढ़ते हैं ना, मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर भी कोई रेवोल्यूशन चेक होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई, कौन है ये लोग, इनका इलाज कराओ जो ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब रेगुलेटर्स को इनका कुछ ब्लड टेस्ट कराना चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक बार चार्ट देखो भाई, कंपनी का रेवेन्यू 49.6% घटता हुआ दिखाई दिया अगर मैं Q1 की बात करके चलूं। कंपनी की एक्सपेंसेस भी घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे रेवेन्यू घटेगा तो एक्सपेंसेस भी घटेंगे। बट कंपनी का लॉसेस 23% बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो ओवरऑल ये कहानी क्या है? लॉसेस बढ़े हैं। अगर मैं कहूं कि भाई कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया है, जिसके चक्कर में कंपनी के रेवेन्यू भी कम होते हुए दिखाई दिए है। ऐसा होता है, कंपनी ने कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, आपके जो बिजनेस के जो चीजें काम नहीं कर रही होती आप उसको बंद कर देते हो, जो बिजनेस नहीं कमा के दे रहा होता उस वाले वर्टिकल को बंद कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं, जिसके चक्कर में आपका रेवेन्यू भी कम हो जाता है, और ओवरऑल आपकी कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव दिखाई देती है। लॉसेस ज्यादा हो रहे होते हैं तो लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं, वरना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बट यहां पर मैं कंसोलिडेशन नहीं कहूंगा, यहां पे मैं कहूंगा रेवेन्यू कम किया गया है, उसके चक्कर में एक्सपेंसेस कम हुए हैं, बट लॉसेस तो बढ़ते हुए दिखाई दिए। मतलब
मुझे नहीं पता भाई कौन इन्वेस्ट कर रहा है इनमें। ओला इलेक्ट्रिक ने ये भी अनाउंस किया है कि भाई उनका फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और क्यों बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहे हैं भाई, अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वो ध्यान देंगे वगैरह वगैरह। बट कैसे देंगे? मार्केट शेयर तो घट रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जब ये आए थे आईपीओ लेके, उस टाइम पे मार्केट लीडर थे, एकदम तबाही मचा रखी थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो ना क्या हाल होता इनका दिखाई दे रहा है। पता नहीं भाई मुझे कि क्या डायरेक्शन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस इज कंसर्निंग। साथ में ओला इलेक्ट्रिक वालों ने ये भी कहा है कि वो 1000 से 1200 करोड़ रुपया रेस करने का भी प्लान कर रहे हैं। और ये जो पैसा रेस किया जाएगा प्राइवेट क्रेडिट की फॉर्म में रेस किया जाएगा, रीफाइनेंस करने के लिए जो उनके एग्जिस्टिंग बैंक लोन्स है उसके लिए। अगस्त 2024 के अंदर आईपीओ निकाला गया था और आज आप देख लो क्या हो गया। ठीक है, तो मतलब मैं गलत नहीं कह रहा कि कंपनी बेकार है, वे कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर। ये बैटरी बना रहे थे, मुझे लगा था इनके लिए गेम चेंजर रहेगा, नई टाइप ऑफ बैटरी बनाएंगे। इन्होंने इन्वर्टर बैटरी, वो 10,000 रुपए की एक पावर बैंक टाइप की भी चीज निकाली थी, यूपीएस टाइप्स की निकालेंगे। मैंने कहा भाई ये मार्केट कैप्चर करेंगे, क्योंकि चलो ओला इलेक्ट्रिक ऐसे स्कूटी दिखती ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट सॉफ्टवेयर उसमें बग है जिसके चक्कर में सारी दिक्कत दिखाई दे रही है। और स्केल इतना ज्यादा कर गए तो सर्विस नहीं दे पा रहे। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, बट अभी तो चीजें ही लॉन्च नहीं हो रही भाई। अभी जो कंपनी के फाउंडर है वो एआई की तरफ, कृत्रिम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनकी जो खुद की कंपनी थी जिससे सारी कंपनी ओरिजिन हुई है ओला, वो इतने टाइम में आने के बाद प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया और उसके बाद में अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें अच्छी तो नहीं लग रही है। बाकी मैं कोई नहीं होता भाई बड़े बड़े लोगों को एडवाइस देने वाला, क्योंकि तो बहुत बड़े लोग होते हैं। बस मैंने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपनी चलाई है भाई, और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही बेची है। बाकी अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करके चलूं तो पेटीएम के अंदर अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। जून के अंदर 13.8% तक अपने स्टेक्स को वो ले गए हैं। बाकी रिटेल शेयर होल्डिंग की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दी है। पहले 10.41% थी, जो कि घट के 9.73% आ गई। साथ में जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है जो कि 2 लाख तक की होल्डिंग रखते हैं, वो भी घटते हुए दिखाई दिए। मार्च 2024 के अंदर 12 लाख से ज्यादा ये लोग थे, आज ये 9 लाख से नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज है, ट्रेंड रिटेल इन्वेस्टर का दिखाई दे रहा है। जो अच्छे होल्डर्स है वो धीरे धीरे कंपनी से दूर भाग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है ट्रेंड के हिसाब से। कंपनी ने शायद 1900-2000 रुपए के आसपास आईपीओ निकाला था, ठीक है ना। आज देखो कहाँ ट्रेड कर रही है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया शेयर प्राइसेस, पिछले कुछ टाइम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी कंपनी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर छोटे इन्वेस्टर्स है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई अभी इट्स बेटर कि अभी होल्ड वाली पोजीशन में आ जाए या फिर निकाल दिया जाए और पैसा अपने पास में रखा जाए, क्योंकि मार्केट थोड़ी स्टेबल नहीं है इस टाइप पे। अब यहाँ पर आते हैं म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड लगा रखा है। अब हमने अंधाधुंध म्यूचुअल फंड ले लिया, वो म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट कर रहा है हमको पता ही नहीं है। आप बताओ कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसकी कितने कितने परसेंट होल्डिंग कहाँ कहाँ पे है, नहीं पता होगा ज्यादातर लोगों को। जो इंडेक्स में लगाता है ठीक है, वो इंडेक्स में लगाता होगा, बट ज्यादातर लोग जो इंडेक्स में नहीं लगाते उनको नहीं पता होगा। ये कंसर्न नहीं है, और ये कोई कंपनी की, कोई रेगुलेटर की गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है। इन्वेस्ट करते हैं सोचते ही नहीं कहाँ जा रहे। बाकी मैं अगर टॉप कंपनीज की बात करके चलूं, वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग 37% पे पहुंच गई फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। पहले भाई 43% थी फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। धीरे धीरे करके जो प्रमोटर है, जो कंपनी के मालिक है, वो भी अपने शेयर्स बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बट लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट यूज योर ब्रेन, समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमको कहाँ लगाना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। ट्रेडर तो मैं हूं नहीं, मुझे पता भी नहीं भाई ट्रेडिंग कैसे होती है, बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। कहीं इन्वेस्ट करना हो सोच समझ के 10 चीजें चेक करके देखा करो, नंबर्स पढ़ा करो, कॉमन सेंस लगाया करो। अगर आपने कभी बिजनेस नहीं करा, आपके घर में किसी ने बिजनेस नहीं करा, एक कॉमन सेंस वाली मैथ्स लगाया करो भाई। लॉस और प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक बेसिक बेसिक नंबर समझ में आ जाएगा ना, तो आपको मैथ समझ में आएगी। कंपनी ऐसा कमा रही है नहीं कमा रही, फ्यूचर है या फिर नहीं है। पेटीएम की बात करके चले, पेटीएम नीचे चला गया, बट अब पेटीएम की ना स्टोरी थोड़ी ब्राइटर दिखाई दे रही है। ओएनडीसी के ऊपर, लेयर के ऊपर कुछ कर सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट वाली मार्केट ओपन हो रही है, साथ में जो यूपीआई पेमेंट है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन टैक्स लगने वाला है, वहां से पेटीएम कमा लेगा। तो कहीं ना कहीं पेटीएम के लिए एक ब्राइटर स्टोरी दिखाई दे रही है। तो पेटीएम एक अच्छा हो सकता है ऑप्शन, बट क्या अभी के लिए सही ऑप्शन है या नहीं है, ये एक सवाल है। अगर हम जोमेटो की बात करके चले, स्विगी की बात करके चले, तो आप समझो जोमेटो स्विगी सेम नहीं है। नंबर्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट लॉस में, सब में डिफरेंस है।
लीडर कौन है ये भी समझना है। बाकी टीसीएस की बात करके चले तो Q1 के अंदर जो $100 मिलियन वाले क्लाइंट्स थे उसमें डिप देखने को मिला है उनको। पहले Q4 के अंदर 64 हुआ करते थे, अब 62 हो गए हैं। पिछले 5 क्वार्टर में ये लोएस्ट नंबर है। और इसका रीजन क्या है, मैंने पहले बोल दिया था ये वाली बात, और वही रीजन दिखाई दे रहा है, एफिशिएंसी का। इंडिया के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, मैं कहूँगा टीसीएस के पास भी, सस्ते में बंदे हायर कर लिए जाते थे। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करती है ना, टीसीएस, इन्फोसिस कैसी कंपनियां बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती है और 5-5, 4-4 लाख रुपए में बच्चों को उठा के ले आती है, क्योंकि उनको चाहिए मजदूर काम करने वाले। और लोगों को हायर किया जाता है, काम कराया जाता है, इंटरनेशनली बेचा जाता है और बिजनेस बनाया जाता है। तो इंडिया के पास में फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लेवरेज है, हम बहुत ही सस्ते में बहुत ही बढ़िया काम करके दे सकते हैं। हम मजदूरों की तरह काम कराते हैं, एम्प्लॉइज के साथ में रात रात भर काम कराते हैं। इसके चक्कर में हम वो रेट कोट कर पाते हैं जो शायद अगर वो यूएस में बैठ के काम करता तो वो नहीं करवा पाता। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इस ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी के चक्कर में इंडिया में काम देती है। अब क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने एआई अडॉप्शन कर लिया, उनको दिखाई दे रहा है भाई ये सारी चीजें तो हम इन हाउस कर सकते हैं बेटर तरीके से। या फिर कुछ कंपनीज डायरेक्टली ऑफर करने लगे, जैसे अभी हमने ओपन एआई को देखा। ओपन एआई ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को चीजें बेचनी शुरू कर दी। एजुकेशन के लिए गूगल कुछ ना कुछ करने के लग गया। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी कंपनियां कुछ करती थी, अब बड़ी कंपनियां जो एक्चुअली प्रोडक्ट बना रही है वो ही अपने लिए एक वर्टिकल इंटीग्रेशन शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये ट्रेंड आगे और दिखाई देगा इन सारी बड़ी कंपनीज के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि काम रुक जाएगा, छोटे क्लाइंट्स तो बढ़ेंगे, जिनका $1 मिलियन के आसपास का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। और वो बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए, 1336 के ऊपर पहुंच गए। $9.4 बिलियन यहां से आ रहा है। बट ओवरऑल देखोगे रेवेन्यू 3.1% डिक्लाइन दिखाई दिया क्वार्टर वाइज। बाकी स्मॉल केस की बात करके चले तो 9 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल 25 के अंदर। बट भाई रेवेन्यू 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम नेट लॉस की बात करके चले तो 34 करोड़ के ऊपर है। कंपनी ने अभी तक $120 मिलियन रेज करे हैं, जिसके अंदर $50 मिलियन का राउंड इसी मार्च में रेज किया गया था 285 से $290 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब ये सब लॉस की कहानियां थी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। भाई कोस्टा की बात करते हैं। कोस्टा कॉफी इंडिया ने 149.7 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इनके जो स्टोर्स थे वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, 179 थे उसको 220 पे ले गए। रेवेन्यू 30% बढ़ा है और साथ में प्रॉफिट भी 28% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 75% के आसपास इनका मार्जिन है। बहुत बड़ी बात होती है भाई, ये घटता हुआ दिखाई दिया मार्जिन, बट बहुत बड़ा नंबर है। आप समझो एक बार, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 198.5 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और कंपनी का प्रॉफिट 149.7 करोड़ का है। ये है ना बिजनेस। समझो भाई क्या बिजनेस है। बस ये है कि नंबर्स बहुत बड़े नहीं हो सकते, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 बिलियन 20 बिलियन इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कभी भी। शायद ये ग्लोबली हर जगह पे एक्सपैंड हो जाए, कुछ हो जाए तब कुछ हो जाए, बट इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए। अभी छोटे नंबर 500 करोड़ तक ठीक रहेगा सब कुछ। मेरे को याद है सीसीडी की भी कहानी ऐसी हुई थी ना, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऑल्दो अभी भाई कॉफी के रेट बढ़ते हुए दिखाई दिए है, फिर भी इनके मार्जिन में 1% 1.5% का फर्क पड़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो वो अपने टेस्ला के शेयर होल्डर्स को चार्ज दे रहे हैं XAI के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। कहा जा रहा है अगर ये सब कुछ होता है तो 170 से 200 बिलियन डॉलर के बीच में XAI के अंदर टेस्ला के इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्टली नहीं करेंगे, बेसिकली टेस्ला इन्वेस्ट करेगी XAI के अंदर। बट ये चीज क्लियर कर दी है एलॉन मस्क ने कि भाई दिस इज नॉट अ मर्जर। एलॉन मस्क ने पहले भी बोला था कि भाई मैं मर्ज नहीं करना चाहता इन दोनों एंटिटीज को। उन्होंने क्लियर कर कहा था कि भाई टेस्ला अलग रहेगा, XAI अलग रहेगा। अभी भी ऐसी ही बात करी जा रही है, बस इन्वेस्टमेंट हो रही है। और एलॉन मस्क ये स्ट्रैटेजी ले रहे हैं कि अपनी जितनी भी साइड वाली कंपनीज है उससे पैसा इधर से उधर किया जा रहा है। अगर आप ओरेकल के सीईओ की बात करके चले तो 1.8 बिलियन डॉलर के उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं भाई। ओवरऑल बात करके चले 2025 के अंदर 2.5 बिलियन डॉलर के शेयर्स बेच चुके हैं वो। बड़े बड़े बंदे जेफ बेजोस नहीं बेच रहे इतने जितना ये बेच रहे। ठीक है भाई, सही है। ओरेकल के शेयर्स बहुत ऊपर जाते हुए दिखाई दिए ना, और खुद ओरेकल को भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि भाई हमारा इतना बढ़िया नंबर्स कैसे आ गए, तो इन्होंने बेच दिया। तो अभी क्या होगा, अभी मार्केट में कंसोलिडेशन आएगा, उसके बाद ये फिर खरीद लेगी। उसके बाद में जब ओरेकल डेटा सेंटर्स को थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, फिर इनके शेयर्स बढ़ेंगे, फिर वो कैपिटलाइज करके फिर बेच देंगे। बहुत सारी स्मार्ट चीजें हो सकती है।
बाकी चाइना वालों का रेयर अर्थ मेटल का जो एक्सपोर्ट है वो 16 ईयर हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया जून के महीने के अंदर। भाई एक जगह पे बातें चल रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, चाइना वाले रेयर अर्थ मेटल को बाहर नहीं भेजेंगे, और एक जगह पे ऑल टाइम हाई जा रहा है। अब देखो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, एक ओवरऑल डिमांड बढ़ गई है। ओवरऑल डिमांड बढ़ने का मतलब पहले इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बिकती थी जितना अभी बिक रही है, इतनी डिमांड नहीं थी, तो उसके चक्कर में गाड़ियां ज्यादा इलेक्ट्रिक बन रही है और ज्यादा रेयर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि भाई नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी साइड पे ये भी हो सकता है सब हवा क्रिएट करी गई है, सब हवा है, कोई शॉर्टेज ही नहीं है मार्केट के अंदर, सब मिल रहा है, बट ये शोर इसलिए मचाया जा रहा है ताकि गाड़ियां महंगी बेची जा सके। बाकी इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन -1.3% पे पहुंच गया जून के महीने के अंदर। 2 साल के बाद ऐसा देखने को मिला है। यहाँ पर फ्यूल पावर सेक्टर में डिफ्लेशन देखने को मिला है, मतलब वो घटता हुआ दिखाई दिया है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो भी थोड़ा रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया ही चीजें सस्ती मिल सकती है उनको। बाकी मार्केट की बात करके चले तो पिछले 4 दिन के अंदर 1400 पॉइंट मार्केट घटती हुई दिखाई दी है। आप देखोगे निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो नेगेटिव है, बट स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ी हाई दिखाई दे रही है, और ऐसा ही माना जा रहा है लार्ज कैप्स है वो ओवर वैल्यूड है, इस चक्कर में लार्ज कैप्स बेच के लोग स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडियली पता क्या होता है, जब भी हमको लगता है रिसेशन आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो स्ट्रैटेजी उल्टी होती है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप्स तेजी से दड़म होते हैं, तो लार्ज कैप्स होते हैं थोड़ी तेजी से दड़म नहीं होते। तो नॉर्मली स्ट्रैटेजी ये होती थी, मतलब मेरे को नहीं पता कि ये स्ट्रैटेजी होती है या नहीं होती, ये तो अपना लॉजिक है देसी वाला जुगाड़, कि भाई जब आपको लगे मार्केट नीचे जा रही है तो आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो जिसका रेट ही बहुत ज्यादा है, जिसमें मैनिपुलेशन वगैरह नहीं हो सकती। जब आपको लगे मार्केट ऊपर जा रही है तो उनमें इन्वेस्ट कर दो जिनका प्राइस छोटा है। ऐसा एक लॉजिक है मेरा, ठीक है, मतलब पता नहीं काम करता है नहीं करता, ये अपनी खुद का जुगाड़ बनाया हुआ है। बाकी जो ट्रेडर भाई लोग हैं वो मुझे बताएंगे कि ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी भी है, कोई ये चीज काम भी करती है या नहीं करती। मेरे लिए काम करती है, मतलब मेरे को बाकियों को नहीं पता, या फिर ये भी हो सकता है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस भी कोई चीजें हो जाती है। कई बार ना क्या कहते हैं लोग कि इस बंदे के ना तुक्के बहुत बढ़िया लगते हैं, इस बंदे की इंस्टिंक्ट गट फीलिंग बहुत बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से वो गट बनाने में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर मैं आपके पापा की गट की बात करके चुनूं और आपकी गट की बात करके चुनूं तो उनमें फर्क होगा। जिनको बिजनेस करते करते बहुत सारी चीजें समझ में आती है ना, तो उनका गट स्ट्रांग हो जाता है, मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस होता है, पता होता है ये चीज ऐसी होगी ऐसी होगी। तो हो सकता है वो गट वाला लॉजिक हो, बट मेरे लिए चीज काम करती है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। एटर्नल भागता हुआ दिखाई दिया है, जियो फिन घटता हुआ दिखाई दिया है, बाकी देख लो सब कुछ। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बाकी भाई थैंक यू, पापा आ गए घर पे, तो जिस उन्होंने बोला था भाई सब कुछ सही है। बैक का ऑपरेशन हुआ था पापा का, तो कमर में बहुत टाइम से दिक्कत थी, बहुत लंबे टाइम से, तो चल भी नहीं पाते थे, तो फाइनली हमने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, तो अब घर पे भी आ गए, तो आई एम बैक टू द नॉर्मल टास्क। अब न्यूज़ कोशिश करेंगे टाइम पे डालने की, रेगुलर डालने की, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 1-1.5 हफ्ते से रेगुलर नहीं हो पा रहा था। मैं कोशिश तो करता था बट हो नहीं पाता था, अब कोशिश करेंगे।